गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं। आज हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की कल बात स्टार्ट किए थे, उसी बात को और आगे थोड़ा रखेंगे कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, यानी ये कह लें कि कंप्लीट टास्क कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है और उसको कैसे अचीव किया जाए। तो उस पर कुछ बात करेंगे आज हम लोग। अब मल्टीटास्किंग सिस्टम में ये तो क्लियर कट है बात कि मल्टीपल टास्क एक साथ एग्जिस्ट होंगे, कॉन्करेंटली ये वर्क करेंगे, जिसको स्यूडो पैरेललिज्म भी कहते हैं। यानी कि आभासी रूप में कह लें तो पैरेलली काम कर रहे होते हैं, हमें दिखता नहीं है पर वो पैरेलल में वर्क चल रहे होते हैं। मल्टीपल टास्क, इन मल्टीपल टास्क के बीच में आपस में इंटरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी कि ईच प्रोसेस मे डिपेंड ऑन द अदर टास्क, may not depend on the other task. तो बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, जो टास्क को रिकॉग्नाइज किया गया, क्लासिफाई किया गया किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो दो हैं। एक तो वो हो गए जिनको कहा कोऑपरेटिव प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है, यानी दूसरे के कंप्लीशन पे, दूसरे के डेटा पे, दूसरे का जो रिजल्ट आ रहा है उस पर डिपेंडेंट है। और एक हो गया कॉम्पीटिंग प्रोसेस, जो डिपेंड नहीं है, शेयर नहीं करेगा अपनी कोई भी चीज। वो क्या करेगा, जो सिस्टम रिसोर्सेज है उसके लिए एक तरह का कॉम्पीट करना, फाइट करना कि सम फाइल, इफ अ फाइल इज रिक्वायर्ड बाय टू और मोर देन टू प्रोसेस, और अगर वो कॉम्पीटिंग प्रोसेस में तो किसको दी जाए पहले, कंपटीशन वहां पे हो रहा है। तो इस बात पे कंपटीशन वहां पे हो रहा है। तो दो तरह के हो गए, कोऑपरेटिंग प्रोसेस और कॉम्पिटिटिंग प्रोसेस, कॉम्पीटिंग प्रोसेस। अब इनमें है क्या चीज, थोड़ा इसमें भी डिटेल से बात कर लेते हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेस और कॉम्पीटिंग प्रोसेस में शेड्यूलिंग कैसे करेंगे। द कोऑपरेटिंग प्रोसेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट थ्रू द फॉलोइंग मेथड। अब अगर वो कोऑपरेटिंग प्रोसेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, वो उसके मेथड क्या होंगे। तो कोऑपरेशन थ्रू शेयरिंग, यानी सेम इंफॉर्मेशन, सेम डेटा को वो दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं। एक्सचेंज डेटा थ्रू सम शेयर्ड रिसोर्सेज, या उस इंफॉर्मेशन को वो थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि वो किसी शेयर्ड इंफॉर्म चीज के साथ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि दो प्रोसेसर हैं, तो वो दो प्रोसेसर एक सेम मेमोरी एरिया को यूज करना चाह रहे हैं। तो जब भी उनके बीच में कम्युनिकेशन करना होगा तो वो उस पर्टिकुलर मेमोरी के थ्रू करेंगे। और एक तरीका ये होता है जो हम लोग जानते हैं, बसेस के थ्रू। तो बस के थ्रू जो है रिसोर्सेज को, डेटा को एक्सचेंज करना। तो नॉर्मली हम लोग माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर में देखे हैं कि बसेस को यूज करके हम लोग जो है डेटा ट्रांसफर करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस से लेकर के माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर को, या इस तरह से इनपुट या आउटपुट के बीच में करते हैं। तो थ्रू शेयरिंग हो रही है। तो थ्रू शेयरिंग का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर एक एरिया है जिसको दोनों यूज कर रहे हैं, तो दोनों उस एरिया को, पाथ को यूज कर रहे हैं। तो दोनों आपस में भी अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो उसी पाथ का सहारा लेकर के एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं।
और दूसरा तरीका हो गया कि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन करना। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन करने में क्या है कि आपने पढ़ा होगा हैंड शेकिंग सिग्नल भेजना, यानी कि पहले रिक्वेस्ट जनरेट की जाए, इंटरप्ट जनरेट किया जाए, फिर इंटरप्ट के अगेंस्ट जो है रिक्वेस्ट रिकॉग्नाइज की जाए, फिर उस रिकॉग्नाइज के बाद जो है डेटा का एक्सचेंज हो। तो वो एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन का तरीका है जो कम्युनिकेशन में यूज होता है। ये दो तरह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। द मैकेनिज्म थ्रू विच टास्क प्रोसेस कम्युनिकेट ईच अदर इज नोन एज इंटर प्रोसेस। क्योंकि प्रोसेस प्रोसेस के बीच में हो रहा है या टास्क के बीच में होता है, तो इसका नाम रखा गया इंटर प्रोसेस या इंटर टास्क कम्युनिकेशन, आईपीसी। आईपीसी इज एसेंशियल फॉर प्रोसेस कोऑर्डिनेशन। जिन जगहों पे कई टास्क एक साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वहां पे प्रोसेस कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। और प्रोसेस कोऑर्डिनेशन होने का जो तरीका है वो आईपीसी है, यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या इंटर टास्क कम्युनिकेशन के थ्रू ही वो अचीव होगा। द वेरियस टाइप्स ऑफ आईपीसी मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय प्रोसेस आर कर्नेल डिपेंडेंट। अब ये जितने भी हैं आईपीसी, ये सब कर्नेल डिपेंडेंट है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट हो गए। आईपीसी मैकेनिज्म अब कैसे होगा? तो जैसे मैंने कहा कि अगर किसी सेम मेमोरी एरिया को दोनों यूज कर रहे हो, शेयर्ड मेमोरी है, प्रोसेस शेयर सम एरिया ऑफ द मेमोरी टू कम्युनिकेट अमंग देम। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, प्रोसेस वन प्रोसेस टू, इनके बीच में शेयर्ड मेमोरी एरिया जिसको प्रोसेस वन भी यूज कर रहा है और प्रोसेस टू भी यूज कर रहा है। तो दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन होना है, किसी चीज का लेन देन होना है, तो वो इसी मेमोरी एरिया के थ्रू होना है। The information to be communicated by the process is written to the shared memory area। यानी प्रोसेस वन को अगर प्रोसेस टू को कुछ देना है तो वो इस मेमोरी एरिया में लिखता है, यानी उस डेटा को स्टोर करता है, और प्रोसेस टू उस डेटा को फिर वहां से रिट्रीव करता है। इसका मतलब ये जो मेमोरी एरिया है ये शेयरिंग के पर्पस के लिए यूज हो रहा है। मींस बोथ द प्रोसेस आर यूजिंग द सेम मेमोरी एरिया आइदर फॉर रीडिंग और फॉर राइटिंग पर्पस। The implementation of shared memory is kernel dependent। कर्नल पे डिपेंड कर रही है। Different mechanisms are adopted by different kernels for implementing this। A few amongst are pipe। अब इसमें जो तरीके अपनाते हैं वो कौन कौन से हैं? पाइप यूज करके, मेमोरी मैप्ड ऑब्जेक्ट यूज करके। तो पाइप क्या है? अब ये नॉर्मल पाइप नहीं है जो हम लोग जो घरों में यूज करते हैं पाइप, ऐसा नहीं है। पाइपलाइनिंग तो पढ़ा होगा। तो कुछ उस तरह की चीज है पाइप। पाइप क्या है? पाइप इज अ सेक्शन ऑफ द शेयर्ड मेमोरी यूज्ड बाय प्रोसेस फॉर कम्युनिकेटिंग। वो सेक्शन मेमोरी का, शेयर्ड मेमोरी का, जिसको प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसको नाम दिया एक पाइप का। A process which creates a pipe is known as pipe server। जो पाइप को बनाएगा उसको नाम दे दिया पाइप का, पाइप सर्वर का। And a process which connects to a pipe is known as pipe client। और जो उससे कनेक्ट होगा, यानी जिसने उसको बनाया नहीं पर वो उससे कनेक्ट हो रहा है फॉर शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन, इज नोन एज पाइप क्लाइंट। तो जैसे इस डायरेक्ट इसमें दिख रहा है हम लोगों को, प्रोसेस वन ने पाइप एक क्रिएट किया, उस पाइप का कोई नाम भी दे दिया या अननेम्ड रखा। प्रोसेस टू जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस वन ने वहां पे रखी है उसको रीड कर रहा है। तो प्रोसेस वन जो है वो पाइप सर्वर हो गया, और प्रोसेस टू जो है यहाँ पे पाइप क्लाइंट हो गया। A pipe can be considered as a medium for information flow and has two conceptual ends। It can be unidirectional या unidirectional भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोसेस वन इंफॉर्मेशन देगा और प्रोसेस टू उस इंफॉर्मेशन को लेगा। तो जो एरो का मूवमेंट दिख रहा है वो प्रोसेस वन से प्रोसेस टू की ओर दिख रहा है। पर ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, यानी प्रोसेस वन कभी लिख सकता है, कभी प्रोसेस टू लिख सकता है। जब प्रोसेस वन उस पर राइट करेगा तो प्रोसेस टू उसको रीड करेगा, जब प्रोसेस टू उस पे उस सेम पाइप पे राइट करेगा तो प्रोसेस वन उसको रीड करेगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है।
A unidirectional pipe allows the process connecting to one end of the pipe to write to the pipe, and process connected to the other end of the pipe is to read the data. Whereas a bidirectional pipe allows both reading and writing at one end. तो यहाँ पे ये जो आपको ये थोड़ा सा हिडन दिख रहा है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ तो आपको ये दिखेगा पर्टिकुलर ब्लॉक। खैर चलिए, इसको यूनिडायरेक्शनल पाइप में क्या होता है कि पाइप की जो मूवमेंट है, यानी जो मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो एक ही डायरेक्शन में होगी, आइदर फ्रॉम वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस, दोनों डायरेक्शन में नहीं होगी। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है पाइप का, ये ओएस डिपेंडेंट है। किस तरह का ओएस आप यूज कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से पाइप्स का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं अपने यूज के लिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेस्कटॉप पे, वो दो तरह की पाइप को यूज करता है, सपोर्ट करता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए। एक तो है एनोनिमस पाइप और दूसरा है नेम्ड पाइप। यानी एक ऐसा पाइप जो होगा जिसका कोई नाम नहीं होगा, अननेम्ड होगा, वो एनोनिमस, कोई नेम नहीं। The anonymous pipes are unnamed unidirectional pipe, वन डायरेक्शनल होंगे और वो दो प्रोसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के काम में आएंगे। नेम्ड पाइप में पाइप का नाम होगा, कोई पर्टिकुलर नेम होगा उसका, वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, प्रोसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज के लिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रोसेस पाइप को क्रिएट करता है वो पाइप सर्वर होता है, और जो उस प्रोसेस से कनेक्ट होता है उसको पाइप क्लाइंट बोलते हैं। With named pipes, any process can act as both client and server, allowing point-to-point communication. Named pipe में अगर वो बाई डायरेक्शनल है तो वो दोनों ही जो है वो क्लाइंट सर्वर पे काम कर सकते हैं, यानी एक सर्वर दूसरा क्लाइंट बन जाए, दूसरा सर्वर पहला वाला क्लाइंट बन जाए, यानी एक इंफॉर्मेशन देने वाला बन जाए, दूसरा इंफॉर्मेशन लेने वाला बन जाए। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस उसमें हो सकता है। Named pipes can be used for communicating between process running on the same machine or between process running on different machines connected to a network. तो named pipes जो है वो communicate करने के काम में आते हैं। वो एक ही मशीन पे भी बन सकते हैं, जैसे एक ही मशीन पे दो प्रोसेस चल रहे हो और उनको आपस में कम्युनिकेट करना हो, या दो डिफरेंट मशीन हो जो उसी नेटवर्क से जुड़ी हुई, सेम नेटवर्क से जुड़ी हुई और वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहें, तो भी नेम्ड पाइप यूज होगा। यानी नेम्ड पाइप एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी एक ही मशीन पे कई प्रोसेस हैं तो उन प्रोसेस के बीच में अगर यूज होना है तो भी हो सकता है। और नेम्ड पाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो दो मशीन के बीच में अगर दो अलग अलग प्रोसेस यूज हो रहे हैं पर उनको कोई शेयर ट्रांसफर करना है, कोई डेटा करना है, तो आपस में वो कम्युनिकेट करने के लिए नेम्ड पाइप का सहारा ले सकते हैं। यानी एक मशीन में भी हो सकता है और दो मशीन के बीच में भी हो सकता है, प्रोसेस हमेशा डिफरेंट होंगे। मेमोरी मैप्ड ऑब्जेक्ट, तो ये तो पहला जो था वो था पाइप, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, पाइप्स को यूज करके। अब जो दूसरा तरीका इन्होंने बताया वो क्या है, मेमोरी मैप्ड ऑब्जेक्ट को यूज करके। Memory map object is a shared memory technique adopted by certain real-time operating system for allocating a shared block of memory, which can be accessed by multiple processes simultaneously. अब इसमें क्या है, in this approach, a mapping object is created and physical storage for it is reserved and committed. इसमें क्या कह रहे हैं कि शेयर्ड मेमोरी टेक्निक को यूज कर रहे हैं, यानी शेयर्ड ब्लॉक ऑफ मेमोरी, और वो जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है वो कई प्रोसेस के लिए, मल्टीपल प्रोसेस को एक्सेसिबिलिटी के लिए ओपन रखी गई है।
यानी वो शेयर्ड ब्लॉक ऑफ मेमोरी का जो भी डेटा है, उस जो डेटा है उस शेयर्ड ब्लॉक ऑफ मेमोरी में वो मल्टीपल प्रोसेस एक साथ उसको इस्तेमाल करेंगे। वो चाहे तो अकेले एक कोई एक भी यूज कर सकता है, और अगर मल्टीपल प्रोसेस चाहे तो वो भी यूज कर सकता है। A process can map the entire committed physical area or block of it to its virtual address space। कोई एक प्रोसेस अगर चाहे तो उस पूरी कंप्लीट मेमोरी मैप जो भी सर्टेन एरिया है उसको टोटल कॉपी करके किसी अपने वर्चुअल एड्रेस स्पेस पे रख सकता है। All read and write operation to this virtual address space by a process is directed to its committed physical area। वर्चुअल स्पेस जिसमें वो ऑपरेशन किया जाएगा, मान लीजिए कि एक प्रोसेस है जो मेमोरी मैप ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है, और उसने एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनाई हुई है जिसके सारे डेटा को उसने कॉपी करके अपने वर्चुअल स्पेस में रख लिया। अब वहां पे वो कोई रीड राइट ऑपरेशन कर रहा है, तो वो जो कुछ भी ऑपरेशन अपने वर्चुअल एड्रेस स्पेस पे कर रहा है वो डायरेक्ट हो जाएगा उसके कमिटेड फिजिकल एरिया पे जहां से वो लेकर के आया है। Any process which wants to share data with other process can map the physical memory area of the mapped object to its virtual memory space and use it for sharing the data। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आप कोई एक सर्टेन एरिया किसी माइक्रो प्रोसेसर में कॉमन छोड़ दिया गया, कॉमन डेटा है, कोई 20 बाइट का डेटा या 30 बाइट्स का डेटा है जो एक मेमोरी एरिया में लोकेट किया गया, और उसको कहा गया कि सारे प्रोसेस फ्री हैं इस डेटा को यूज करने के लिए। इसमें क्या होगा कि वो 30 बाइट का जो डेटा है उसको कॉपी कर सकता है कोई भी प्रोसेस, कॉपी करके अपने प्रोसेस में ले जा करके उसको यूज करेगा, और उस पर जो भी उसको ऑपरेशन करना है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन करने के बाद वो उस डेटा को कॉपी करेगा ला करके वापस उसी जगह पे जहां से वो लेके गया था। तो जो दूसरे प्रोसेस है इस प्रोसेस डेटा को, जो नया प्रोसेस डेटा आया है उसको यूज कर सकते हैं अपने किसी काम के लिए। तो इस अप्रोच को कह रहे हैं मेमोरी मैप्ड ऑब्जेक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी मैप ऑब्जेक्ट इज शोन हियर। अब ये एक मेमोरी मैप्ड ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखें तो इस मेमोरी ऑब्जेक्ट को प्रोसेस 1 ने मैप करा लिया है, मैप टू वर्चुअल मेमोरी लोकेशन हियर। एक आर्बिट्री लोकेशन इन्होंने दिया 0x8000000 से लेकर के 0x8000800 पे, और यहाँ पे वो अब अपने उस प्रोसेस में जो कुछ भी उनको काम करना है वो इसमें कर रहे हैं। प्रोसेस 2 भी ये काम कर रहा है, ये भी इसी मेमोरी एरिया को शेयर कर रहा है। दोनों ही प्रोसेस उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो मेमोरी एरिया है इसको यूज कर रहे हैं, यानी उस डेटा को यूज कर रहे हैं। यूज करने के बाद अगर चाहे तो वो इस फिजिकल मेमोरी में उसको कॉपी कर सकते हैं फॉर फर्दर एक्शन। अगर नहीं चाहे तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये चाहता है कि बोथ द प्रोसेस आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर एंड वन ऑफ द प्रोसेस has to perform the operation after the other process ends its task। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फर्स्ट प्रोसेस जिसको टास्क परफॉर्म करने को कहा गया वो उस डेटा को लेकर के अपना टास्क परफॉर्म करेगा, देन जो न्यू डेटा होगा उसको यहाँ पे कॉपी करेगा, फिर जो दूसरा टास्क है वो उस डेटा को लेकर के काम करना शुरू करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मेमोरी मैप्ड ऑब्जेक्ट का, जिसमें फिजिकल मेमोरी का सर्टेन एरिया मैप्ड हो जाता है दोनों ही प्रोसेस में, और वो फ्री होते हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए। मैसेज पासिंग, मैसेज पासिंग क्या, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं इसमें। जैसे आज के ही लेक्चर में 3-4 क्वेश्चन हैं ऐसे जो अभी तक पूछे जा सकते हैं। टास्क कम्युनिकेशन क्या है, कितने तरह से होता है। फिर आएगा शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, शेयर्ड मेमोरी कितने तरह से होती है। तो 2 तरह से होती है, पाइप और मेमोरी मैप्ड ऑब्जेक्ट।
2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय पाइप, या व्हाट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप, हाउ इट इज यूज फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि पाइप सर्वर पाइप क्लाइंट अप्रोच होता है, बाई डायरेक्शनल हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल हो सकता है। सेकंड आ जाएगा फिर मेमोरी मैप का, पाइप के ही डिटेल में अगर पाइप में बड़ा क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको ना सिर्फ ये बताना होगा कि पाइप क्या है, पाइप कैसे वर्क करता है, फिर आपको ये भी बताना होगा कि एनोनिमस पाइप क्या होता है, नेम्ड पाइप क्या होता है, क्या सेम मशीन के बीच में ही होगा या डिफरेंट मशीन के बीच में भी हो सकता है, ये सारा कुछ आपको बताना होगा। मेमोरी मैप्ड ऑब्जेक्ट पे आएगा, अगर शॉर्ट नोट्स आ गया तो फिर आपको इस पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस छोटे भी आ सकते हैं, इसमें बड़े भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक छोटा क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैसेज पासिंग इन डिटेल। तब आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा कि मैसेज क्यू क्या होती है, मेल बॉक्स क्या होता है, सिग्नलिंग क्या होती है, कैसे ये सब अचीव किया जाता है। तो मैसेज पासिंग इज अ सिंक्रोनस और असिंक्रोनस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मैकेनिज्म फॉर इंटर प्रोसेस या इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। तो मैसेज पासिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ना सिर्फ प्रोसेस में होती है बल्कि ये थ्रेड्स के बीच में भी होती है मैसेज पासिंग। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी कम्युनिकेशन का जो मेथड पाइप और मेमोरी मैपिंग का था, वो प्रोसेस के बीच में हो रहा था, वहां थ्रेड इन्वॉल्व नहीं थे। पर मैसेज पासिंग जो है वो इंटर प्रोसेस भी होती है और इंटर थ्रेड भी होती है। The major difference between shared memory and message passing technique is through shared memory, lots of data can be shared, whereas only limited amount of information or data is passed through message passing. तो डिफरेंस के अगर फॉर्म में पूछा जाए क्वेश्चन तो फिर ये होगा कि शेयर्ड मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट था वहां पे लार्जर डेटा को शेयर किया जा सकता है, यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा को शेयर करते हैं। मैसेज पासिंग जो है वो रिलेटिवली फास्ट होती है क्योंकि कम अमाउंट में डेटा होता है, एंड फ्री फ्रॉम सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड्स कंपेयर टू शेयर्ड मेमोरी। तो रिलेटिवली फास्ट, सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड जो है कम रिक्वायरमेंट होती है। तो छोटे छोटे प्रोसेस के लिए या यूं कह लें प्रोसेस के सब पार्ट, तो प्रोसेस का सब पार्ट क्या हो गया, थ्रेड। तो थ्रेड के बीच में अगर करना है तो फिर आप मेमोरी मैप टेक्निक का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे फिर बड़ा डेटा चाहिए होता है। फिर आप जो है सिंपल मैसेज पासिंग यूज करके आप काम कर सकते हैं कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को मैसेज पास कर दे। कैसे करेगा, थ्रू मेमोरी ही करेगा, क्योंकि थ्रेड का आपस में कम्युनिकेशन डायरेक्ट तो होता नहीं, वो थ्रू मेमोरी ही करते हैं। Based on the message passing operation between the process, message passing is classified into 3 categories, that is message queue, mailbox और signaling। अब message queues क्या है? The process which wants to talk to another process posts the message to first in first out queue called message queue। एक प्रोसेस जो दूसरे प्रोसेस से कोई चीज कम्युनिकेट करना चाहता है तो क्या करेगा, वो पोस्ट करेगा मैसेज। कहाँ पे, एक क्यू में। क्यू का जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले जाएगा क्यू में वही पहले आएगा, इसे नाम दिया मैसेज क्यू। which stores the message temporarily in a system defined memory object to pass it to the desired process। तो सिस्टम की जो मेमोरी है उसमें एक सर्टेन एरिया में टेम्पररली इसको स्टोर करके रखेगा जब तक दूसरा प्रोसेस उसको यूज नहीं कर लेता। Messages are sent and received to send name of the process to which the message to be sent message। यानी इसका जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि सेंड, उसके बाद उस प्रोसेस को जिसको ये मैसेज सेंड किया जाना है, यानी उस प्रोसेस का नाम पहले होगा और उसके बाद उसका मैसेज होगा जिस मैसेज को भेजा जाना है। जैसे मान लीजिए पी और क्यू दो प्रोसेस है, तो पी डॉट जो मैसेज भेजा जाना है वो, और रिसीव नेम ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम विच द मैसेज इज टू बी रिसीव्ड, उस प्रोसेस जहां से मैसेज आ रहा है उसका नाम, और आफ्टर दैट कॉमा के बाद वो मैसेज। तो मेथड कुछ इस तरह का है, प्रोसेस वन मैसेज क्यू, प्रोसेस टू। तो प्रोसेस वन ने सेंड किया मैसेज को, मैसेज क्यू में वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे है। प्रोसेस टू ने उसको रिट्रीव किया, तो पहला जो मैसेज गया था वो पहला आएगा, उसके बाद वाला मैसेज
उसके बाद जाएगा, ये एक पूरा सीक्वेंस होगा उसका। The implementation of the message queue send and receive methods are OS kernel dependent। तो यहाँ पे प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के बीच में डायरेक्ट कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। जब भी कम्युनिकेशन हो रहा है मैसेज क्यू के थ्रू हो रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। आइदर वो प्रोसेस यूज हो रहे हो या थ्रेड यूज हो रहे हैं, इनडायरेक्ट मैसेजिंग चल रही है इसमें। मेल बॉक्स, मेल बॉक्स तो सुने ही हैं। क्या होता है मेल बॉक्स? मेल बॉक्स इज ए स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैसेज क्यू। तो जो मेल बॉक्स सुने हैं ना, वो वाला मेल बॉक्स नहीं है ये, जैसे जीमेल में यूज कर लेते हैं इनबॉक्स में, वैसा कुछ नहीं है। Usually used for one-way communication, only a single message is exchanged through mailbox, whereas message queue can be used for exchanging multiple messages। क्यू चूंकि वहां पे यूज हुई थी, तो वहां पे क्यू में कई मैसेज हो सकता है, मेल बॉक्स में सिंगल मैसेज का कम्युनिकेशन होगा, वन वे कम्युनिकेशन होगा और एक समय पे एक ही मैसेज। वन टास्क और प्रोसेस क्रिएट द मेल बॉक्स। कोई एक प्रोसेस जो है वो मेल बॉक्स क्रिएट करेगा, अदर टास्क या प्रोसेस उसको सब्सक्राइब करेंगे, यानी उस मैसेज को रिसीव करने के लिए उसको पहले सब्सक्राइब करना होगा। तो दिस मेल बॉक्स फॉर गेटिंग मैसेज नोटिफिकेशन। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेल बॉक्स इज अगेन कर्नल डिपेंडेंट, यानी कर्नल ही इसको करेगा। और इस तरह का जो आरटीओएस है, जैसे माइक्रो सी या OS2, इस तरह के मैकेनिज्म को यूज करता है। अभी हम लोग आगे टाइप्स ऑफ आरटीओएस जब पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि माइक्रो ओसी एक टाइप है, OS2 दूसरा टाइप है। तो इस तरह के आरटीओएस में क्या, कौन कौन से आरटीओएस में कौन कौन सी मैकेनिज्म यूज होती है, फिर वहां पे हम लोग को ध्यान से देखना। जैसे VX वर्क है, तो VX वर्क इसको फॉलो नहीं करता, मेल बॉक्स की टेक्निक को। तो यहाँ पे देखें इस फिगर में, तो टास्क 1 ने एक मेल बॉक्स क्रिएट किया है, टास्क 2, 3 और 4 ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो कोई भी मेल बॉक्स में अगर मैसेज आ रहा है, तो वो मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 को। तो ये कॉन्सेप्ट है मेल बॉक्स का, एक समय पे एक ही मैसेज आएगा इसमें, उससे ज्यादा का मैसेज नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई क्यू जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिग्नलिंग, signaling are used for an asynchronous notification mechanism। asynchronized है, the signal mainly used for execution, synchronization or task process are tasks। signals do not carry any data, are not queued। the implementation of signal is OS kernel dependent and VX work RTOS kernel implements signals for inter process communication। तो जैसे अभी बात कर ही रहे थे कि VX वर्क जो है वो मेल बॉक्स टेक्निक को नहीं यूज करता, वो सिग्नलिंग टेक्निक को यूज करता है। यहाँ पे कोई डेटा वो कैरी नहीं कराता, ना तो किसी डेटा को क्यू में रखता है। वो फॉर सिंक्रोनाइजेशन पर्पस, कि प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो सके, प्रोसेस एक दूसरे से सिंक्रोनाइजेशन हो सके, उसके लिए वो सिग्नल सेंड करता है। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को सिग्नल सेंड करता है, क्योंकि असिंक्रोनस जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को में क्लॉक नहीं यूज हो रही, तो सिंक्रोनाइजेशन कैसे पॉसिबल होगा, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से सिंक्रोनाइज्ड कैसे होगा। उसके लिए जो तरीका खोजा आरटीओएस ने, VX वर्क ने, वो ये खोजा कि सिग्नल भेजा जाए। तो कर्नेल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन प्रोसेस सेंड्स अ सिग्नल टू द अदर प्रोसेस that the first process is now completed and you can now switch on or do the work। तो ये डिफरेंट सिग्नलिंग या डिफरेंट कह लें, आज हम लोगों ने पहले स्टेज की कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसके बारे में बात की। तो कुछ बातें आज की हैं, कुछ इसके बाद और करेंगे। कल कल तो नहीं करेंगे, कल आप लोग का तो टेस्ट है। तो आज यहाँ तक रखते हैं।